जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो अक्सर लोग इसे बस एक मोटी सी कानूनी किताब समझते हैं। लेकिन सच तो ये है कि यह उससे कहीं ज्यादा है। असल में ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही हिम्मत वाला और सोचा समझा खाका है, एक ब्लूप्रिंट। जरा सोचिए ये सवाल कितना बड़ा रहा होगा। यही वो चुनौती थी जिसका सामना भारत को बनाने वालों ने किया था। एक ऐसा देश जहां इतनी तरह की बोलियां, रहन सहन और मान्यताएं हों, उसे एक साथ एक नियम से कैसे चलाया जाए। और इस सवाल का जवाब मिला 1949 में, जब भारत की संविधान सभा ने एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो आज भी दुनिया के लिए एक मिसाल है। तो चलिए इसकी कुछ खासियतों को और करीब से देखते हैं। सबसे पहली चीज जो चौंकाती है वो है इसका साइज। जब इसे अपनाया गया तो इसमें 395 अनुच्छेद थे और इसने इसे दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान बना दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इसे इतना बड़ा बनाया ही क्यों गया। तो देखिए, इसकी लंबाई कोई दिखावा नहीं थी, इसके पीछे ठोस वजहें थी। भारत की विशाल डाइवर्सिटी, 1935 के कानून से मिला प्रशासनिक ढांचा और ये फैसला कि केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान होगा, इन सब वजहों ने मिलकर इसे इतना विस्तृत बना दिया। तो चलिए अब और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि क्या चीज इसे इतना खास और अनोखा बनाती है। सबसे पहले बात करते हैं पावर की, यानी शक्ति के संतुलन की। हमारे संविधान बनाने वालों ने सरकार का ढांचा कैसे तैयार किया ताकि इतने बड़े और अलग अलग तरह के लोगों वाले देश में सब कुछ ठीक से चले। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। भारत का ढांचा एकदम अनोखा है। मतलब दिखने में तो ये फेडरल है, जहाँ केंद्र और राज्यों के बीच पावर बंटी हुई है, पर असल में इसका झुकाव केंद्र की तरफ है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि देश की एकता बनी रहे। फिर सवाल आया कि सरकार चले कैसे, अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो या ब्रिटेन की तरह पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारे फाउंडर्स ने ब्रिटेन वाला रास्ता चुना। क्यों? क्योंकि उन्हें सहयोग चाहिए था, टकराव नहीं। वो चाहते थे कि कानून बनाने वाले और उन्हें लागू करने वाले मिलकर काम करें। और ये बैलेंस बनाने का एक और कमाल का उदाहरण है। एक तरफ संसद को कानून बनाने की ताकत दी गई, जैसा ब्रिटेन में होता है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को ये ताकत दी गई कि वो उन कानूनों को जांच सके और अगर वो संविधान के खिलाफ हैं तो उन्हें रद्द कर सके। ये आइडिया अमेरिका से लिया गया। अब बात करते हैं न्यायपालिका की। अमेरिका में केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग कोर्ट सिस्टम है, पर भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ एक ही सीढ़ीनुमा सिस्टम है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर नीचे की अदालतें। और यही सिस्टम केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों को लागू करता है। चलिए अब सरकार के स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर संविधान की आत्मा, उसके दिल की बात करते हैं। मतलब अधिकार, कर्तव्य और इसके पीछे के आदर्श क्या हैं। देखिए, संविधान दो बहुत जरूरी चीजों के बीच एक साफ लकीर खींचता है। एक तरफ है मौलिक अधिकार, ये जस्टिशिएबल हैं। इसका सीधा मतलब है कि अगर ये अधिकार कोई छीनता है तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। दूसरी तरफ है नीति निदेशक सिद्धांत, ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। मतलब ये सरकार के लिए एक नैतिक गाइडलाइन की तरह हैं, लेकिन इन्हें लागू करवाने के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। और ये अधिकार ही हैं जो भारतीय लोकतंत्र की नींव है। हर नागरिक को बराबरी का हक, अपनी बात कहने की आज़ादी, शोषण के खिलाफ अधिकार, ये सब इसी में शामिल हैं। ये राजनैतिक लोकतंत्र की गारंटी देते हैं। और इन्हीं आदर्शों में से एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत है धर्मनिरपेक्षता का। इसका मतलब साफ है, देश का अपना कोई मजहब नहीं होगा। देश की नज़र में सभी धर्म बराबर होंगे और हर किसी को अपना धर्म मानने की पूरी आज़ादी होगी। और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जिंदा दस्तावेज है जो सांस लेता है, समय के साथ बदलता है। चलिए देखते हैं कैसे। इसे बदलना न तो बच्चों का खेल है और ना ही नामुमकिन। कुछ चीजें साधारण बहुमत से बदल जाती हैं, पर जो बुनियादी ढांचा है उसे बदलने के लिए एक बहुत मुश्किल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यही मिश्रण इसे मजबूत भी बनाता है और लचीला भी। अब ऐसा नहीं है कि संविधान की हमेशा तारीफ ही हुई है। इसकी एक बहुत बड़ी आलोचना ये रही है कि ये ओरिजिनल नहीं है। कई लोगों ने इसे उधार का थैला या पैचवर्क तक कहा, क्योंकि इसके कई हिस्से दूसरे देशों के संविधान से लिए गए हैं। लेकिन इस आलोचना का जवाब
खुद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बड़े ही शानदार तरीके से दिया था। उनका कहना था कि इसमें शर्म की कोई बात नहीं, हमारा मकसद दुनिया भर से सबसे अच्छे विचारों को लेना था और उन्हें भारत की जमीन और जरूरत के हिसाब से ढालना था। और ये स्लाइड बिल्कुल यही दिखाती है। हम देख सकते हैं कि कैसे दुनिया भर के अच्छे आइडियाज को लेकर उन्हें भारत के हिसाब से ढाला गया। जैसे ब्रिटेन से संसदीय सरकार का मॉडल, अमेरिका से मौलिक अधिकार और आयरलैंड से निदेशक सिद्धांत। एक और आलोचना जो शुरू से ही होती रही है वो है इसके साइज और इसकी जटिलता को लेकर। कुछ जानकारों का मानना था कि ये बहुत ज्यादा लंबा और पेचीदा है, लेकिन शायद इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये समय के साथ बदला है। 1950 से लेकर आज तक इसमें 100 से ज्यादा बार संशोधन हो चुके हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये कोई पुरानी किताब नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो देश के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आते हैं, 75 साल से भी पहले बनाया गया ये दस्तावेज, जिसे कई बार पैचवर्क भी कहा गया, क्या आज भी 1.4 अरब लोगों के सपनों और जरूरतों के लिए सही रास्ता दिखा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।